हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। तो आज बेटा आपका फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं मंथन फास्ट ट्रैक बैच में, जहां बेटा आपको मैं शुरुआत करूंगा रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लोगरिथम से। बट उसको शुरुआत करने से पहले कुछ 5 मिनट एक बार बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमारा फास्ट ट्रैक मोड रहने वाला है उसमें मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, और आपको थोड़ा सा पढ़ना कैसे है। यस, ये थोड़ा बहुत समझिए चीजों को। देखो, मैं ये मान के चलता हूं कि फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में 2 टाइप के बच्चे हैं। फर्स्ट बच्चा वो है जो फेल हो गया था, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स अभी स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वीक है, वो बच्चा। सेकंड, जिसके पास लिमिटेड टाइम है और उसको लिमिटेड टाइम में पास होना है, उसने फास्ट ट्रैक बैच लिया है। अब दोनों ही बच्चे की अगर मैं बात करता हूं ना, तो उनको यह मानना पड़ेगा कि उनको सेल्फ प्रैक्टिस दबा के करनी है। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मतलब अगर मैं बोलूंगा आपके पास में अगर 60-65 दिन है और आपने ये बैच लिया तो आपका बेस्ट डिसीजन है ना। तो 60-65 दिन के अंदर में आपके पास में 15 से 20 दिन तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए एंड में, तो आपको 40-45 डेज में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। जब हम रेगुलर बैच पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो सिलेबस होता है ना, वो होता है ऑलमोस्ट 3 से 3.5 महीने में खत्म। अब सोचो, 3.5 महीने को हम 45 दिन में तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब मैं आपको कॉन्सेप्ट अलग बताऊं, ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसकी अलग से वीडियो बना लो, आपके अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसमें प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो मैंने यही किया है कि कॉन्सेप्ट की एक सेपरेट वीडियो चल रही है जहां मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए और आपको ऐसा फील आए कि हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स बेटर हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स यहां पे अच्छे होंगे ना, वो बच्चा ऑटोमेटिकली आगे निकल सकता है, वो ऑटोमेटिकली पास होने की तरफ बढ़ सकता है। तो इस पर्टिकुलर यस फास्ट ट्रैक में मैं कॉन्सेप्ट इसलिए अलग से बता रहा हूं, और जिसके प्रैक्टिस के लिए आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो मैं क्लास में कराता हूं जिस फॉर्मेट में, वही फॉर्मेट में आपको मैं दे रहा हूं, और साथ में एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है, जिसको मैं प्रैक्टिस क्लास नाम से दूंगा, जो कि आपको करनी है खुद से पहले प्रैक्टिस, और उसका वीडियो सॉल्यूशन अलग से मिल रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट की एक अलग वीडियो है हर टॉपिक की, और एक प्रैक्टिस क्लास की वीडियो है जो कि मैं आपको अलग से दूंगा। पहले आपको वो पीडीएफ सॉल्व करनी है, उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आपको वीडियो सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल होगा, उसको देखना है। ठीक है, 2 चीज होगी। नेक्स्ट चीज, आपको मेक श्योर करना है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस डेली करें। समझो, मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर ऑल्टरनेट डे में एक चैप्टर डाल दूंगा। समझो, मैंने जैसे मान लो 7 तारीख को एक चैप्टर डाला, फिर 8 या 9 तारीख को एक और चैप्टर डाल दिया, फिर अगला 10 या 11 तारीख को एक और चैप्टर डाल दिया। इस तरीके से मैं चैप्टर अपलोड कराऊंगा। ठीक है, आपको भी मेक श्योर ये करना है कि हर 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, तभी जाके हम 40 डेज के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज 1 या 2 चैप्टर ऐसे भी जो 3 दिन लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस 3 दिन ले जाएगा, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 2 दिन लेगा, बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 दिन ले जाएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी 2 या 3 दिन ले जा सकता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा टाइम आपका खा सकता है, क्योंकि आपको 2-3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ चैप्टर जल्दी करने, कुछ चैप्टर में थोड़ा समय देना। एलआर के अंदर में तो 2 दिन में एक चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये मैं आपको एक क्रिस्प बताना चाह रहा था। मेक श्योर करना नोट साथ साथ में बनाते रहो। जब मैं कॉन्सेप्ट क्लास समझा रहा हूं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको कवर कराऊंगा विद द एग्जांपल्स, विद द क्वेश्चंस को ध्यान रखना। ठीक है, सो ये है हमारी एक क्रिस्प बात रिलेटेड टू द हमारा कैसे तैयारी होने वाली है। अब शुरू करते हैं विद द फर्स्ट our chapter, that is ratio proportion indices logarithm. Make sure you do all the calculation with the calculator. ठीक है, ये KCO का MJ12D मॉडल है, मैं इसी को फॉलो करता हूं, इसी के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन कराऊंगा। अगर आपके पास में सेम मॉडल है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेटर में देख लेना कौन सा बटन कहां पर है। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं। ओके, सो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करोगे तो ही बढ़िया रहेगा। हाँ जी, सो सबसे पहला बेटा आपको रेशियो की बात करते हैं। देखो, रेशियो क्या होता है? क्या अगर किसी 2 क्वांटिटी को आप एक साथ कंपेयर करना चाहते हो तो वो रेशियो है। जैसे कि मान लो मैं 2 kg एप्पल लेकर आया और मैं लेकर आया 3 kg ऑरेंज, मुझे इनको कंपेयर करना है। अगर इन दोनों के यूनिट सेम है, मतलब ये भी किलोग्राम में ये भी किलोग्राम में,
और सेम टाइप की चीज है, जैसे दोनों फ्रूट्स है, खाने की चीज है, तो मैं इनको कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं इसको रेशियो में से 2:3 लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एप्पल लाया हूं 2 पार्ट तो मैं 3 पार्ट क्या लाया हूं, ऑरेंज लाया हूं जी, ठीक है। तो ये बात बोलता है कि मेरा टोटल का 2 पार्ट इसमें एप्पल है और 3 पार्ट ऑरेंज है। तो मैंने यहां पे 2 बात बोली कि रेशियो क्या करता है बेसिकली, और कुछ नहीं, ये कंपेयर करने का तरीका, मतलब आपको साथ साथ लिखना था कुछ, ठीक है, साथ साथ लिखना था कुछ, तो उस साथ साथ लिखने के लिए आपने ये बीच में डबल डॉट लगा दी, जैसे डबल डॉट लगाई तो उसको आपने रेशियो बोल दिया। बट कंपैरिजन ये रेशियो बोलता है कि आपकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कह रहा है सेम काइंड एंड सेम यूनिट में होनी चाहिए। मतलब जी मैं ये नहीं बात कर सकता कि हवा कितनी है टायर में और दूध कितना पड़ा है ग्लास में, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि टायर की जो हवा है वो एक एयर है ना, और जो लिक्विड है वो दूध एक लिक्विड है, ठीक है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। अब मेरे को इसलिए तो समझ में आ गया सेम काइंड का कंपैरिजन, मतलब एप्पल का ऑरेंज से कंपैरिजन हो सकता है, किसी सब्जी से चलो कंपेयर कर लो, बट एप्पल को ये नहीं बोलोगे एप्पल फोन से कंपेयर कर दो, कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है ना। सेम किलोग्राम को ग्राम में कंपेयर नहीं कर सकता, ग्राम को किलोग्राम में नहीं, लीटर को मिलीलीटर से कंपेयर नहीं, 2 चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ऐसा कंपैरिजन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब रेशियो के अंदर में इस चीज को हम ना कई बार फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखते हैं, जो पहले आ रहा है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसका एक और नाम मैं बताता हूं अभी, जो बाद में आ रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। और जब रेशियो को हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना जाता है तो फर्स्ट टर्म बन जाती है न्यूमरेटर और सेकेंड टर्म बन जाती है डिनोमिनेटर। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले लिखा है वो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा और बाद में लिखा है वो मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म की जगह मैं इसका एक और नाम भी लेता हूं जिसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। इसका एक और नाम है कॉन्जिक्वेंट। इसको ऐसे याद कर सकते हो, बाद वाला होता है, देखो कॉन्सिक्वेंस वर्ड सुना है, कॉन्सिक्वेंस मतलब बाद में क्या आपका रिजल्ट आया, तो सेम बाद वाला जो है वो है कॉन्सिक्वेंट और जो बच गया वो है हमारा एंटीसीडेंट। सिंपल है, ठीक है, ओके। सो अगर मैंने बोला मैंने रेशियो बनाया है 2 टर्म्स का ए और बी, अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं, है ना। ए और बी का दोनों सेम काइंड की, सेम यूनिट में है, तो इनका कंपैरिजन मैं ऐसे डबल डॉट लगा के कर सकता हूं, इसको ही रेशियो बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ रेशियो बन जाएंगी। ये क्या बन जाएंगी, टर्म्स ऑफ रेशियो। जो ए है वो पहले आया है तो वो मेरा फर्स्ट टर्म है, या इसको मैं एंटीसीडेंट बोल सकता हूं, ठीक है, इसको मैं एंटीसीडेंट बोल सकता हूं। बी जो है वो मेरा बाद में आया है तो इसको मैं सेकेंड टर्म बोलूंगा, या मैं इसको बाद को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, बाद को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, तो मैं इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकता हूं, ठीक है, ओके। चलो इतनी बात समझ में आई। तो अगर मेरे पास में 2 नंबर है, 2:3 लिखा है, तो एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है, यस, एंटीसीडेंट इज 2 एंड कॉन्सिक्वेंट इज 3, कॉन्सिक्वेंट इज 3, ठीक है ना। चलो अब ये 3-4 चीजें जो लिखी है इसको ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी भी रेशियो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है कि ये हमारे नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, मतलब सेम नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, फिर तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। सो अगर मान लो कोई मेरा रेशियो 2:3 है, तो मेरा अगर मन कर रहा है इसको चेंज करने का, तो कह रहा है चेंज करने का 2 ही तरीका है, या तो इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 4 8 बन गया, 3 × 4 12 बन गया। तो कह रहा है ये 2:3 और 8:4 बराबर है, 2:4 और 8:3 बराबर है, 8:12 बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, 2:3 एंड 8:12 बराबर है, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूं, इनको ना अगर मैं चाहूं, जैसे मान लो इसी को मैंने 2 से डिवाइड करा दिया, तो यहां से 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, तो कह रहे ये भी बराबर है। मतलब अगर मैं सेम नंबर से दोनों तरफ फर्स्ट टर्म को भी सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करा रहा हूं या डिवाइड करा रहा हूं, तो रेशियो कहता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। अच्छा,
सर अगर जीरो से कर देंगे तो कह रहा है कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कह रहा है जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कराओ तो वो जीरो ही बना देगा, फिर तो सारे रेशियोज बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है ये छोड़ देना, बाकी सब तो ठीक है ना। कह रहा है बाकी सब ठीक है, बस ये छोड़ देना, ये कोई सेंस नहीं बनाती बात। ओके, ये बात का कोई सेंस नहीं है। ओके, कह रहे ये यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट और द लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का? सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म्स में। जैसे मैंने एक रेशियो लिखा आपके लिए 12:15। कह रहा है इनमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? अच्छा, जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, जिनको कॉमन फैक्टर वर्ड है, ऐसे छोटे छोटे वर्ड नहीं पता, कॉमन फैक्टर, लीस्ट, एलसीएम कैसे लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी बिल्कुल बेसिक वाली चीजें भी नहीं पता ना, तो आपके लिए मैंने बेसिक मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, वो देख लेना बेटा। इससे पहले जो ये वर्ड्स मैं यूज करो ना, एलसीएम, एचसीएफ बोलूंगा, कॉमन फैक्टर, अगर ये वर्ड भी तुमको पता नहीं है ना क्या होते हैं, तो बेसिक मैथ्स वाले वीडियो देख लेना, उसमें तुमको वर्ड समझ में आ जाएंगे। मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है, वो मैं तुमको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब अभी मैं तुमको हल्का सा बता देता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ और रिजल्ट के अंदर में मुझे दोनों नंबर क्या मिले, एक इंटीजर मिल जाए, तो हम बोलते हैं वो नंबर जिससे डिवाइड किया है वो मेरा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि मैंने इसको जो है, देखो इन दोनों को मैं किसी एक सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, रिजल्ट में ये भी एक इंटीजर बने और ये भी इंटीजर। ठीक है, यस सर, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा, सेम नंबर से डिवाइड करने पे रेशियो चेंज नहीं कहलाता है ना। तो मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 15 को 3 से डिवाइड किया 5। अब कह रहे 1 के अलावा कोई भी एक नंबर नहीं होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर सके। भाई 1 तो किसी को भी डिवाइड कर देगा, वो सेम ही रहेगा, बट 1 के अलावा ऐसा कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे फर्दर और ये छोटा हो सके, जो रिजल्ट आए वो हमारा इंटीजर ही बने, है ना। मतलब डिवाइड तो कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 बन जाएगा, 2.5 बन जाएगा, बट ये क्या है, इंटीजर नहीं बचा, अपने को रिजल्ट भी क्या चाहिए, इंटीजर। ठीक है, हाँ समझ में आया? ओके बेटा, तो अब ये क्या है मेरा, कह रहा है सर ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, मतलब ये अगर और छोटा नहीं कर सकता मैं, जो कि रिजल्ट मेरा इंटीजर में दे, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी। एकदम बढ़िया है ना, मस्त, मक्खन, झकास। चलो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जो लास्ट लाइन लिखी है, कह रहा है कि ए रेशियो भी अगर 2 रेशियो हैं तो वो सेम काइंड ऑफ सेम यूनिट की होनी चाहिए, ये बात अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ओके। कह रहा था ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मतलब जी, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हो लिखने का मतलब 2:3 और आपको लग रहा है कि मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये बराबर है, कह रहा है ऐसा नहीं होता है भाई। कह रहा है 2:3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, फ्रैक्शन मतलब 2/3 है ना, फर्स्ट टर्म पहले सेकंड टर्म बाद में। इसको अगर तुम कैलकुलेटर पे डिवाइड कराओगे, 2 को फ्रैक्शन 3 में लिखने का मतलब क्या है, तुमने 2 को 3 से डिवाइड करा है तो मेरा 0.666 आ रहा है ना, ऐसा कुछ आ रहा है वर्ड। यस, अब 3:2 को अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1.5। क्या ये दोनों बराबर है? नो सर। तो किसी भी हाल में अगर रेशियो की टर्म्स को पलट दिया जाए तो वो बराबर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, कह रहे टू कंपेयर 2 रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। ये बढ़िया बात बोली। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? कह रहे मान लो जो 2 रेशियो की टर्म्स हैं वो इंटीजर ना देकर आपको फ्रैक्शन में दे दिया है ना, जो 2 रेशियो की टर्म्स है वो इंटीजर ना देके फ्रैक्शन में कर दिया, तो क्या करेंगे? कह रहा है या तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो तो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, या जब आपको फ्रैक्शन दे रखा है ना, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया 2/1/3 और यहाँ पे दे दिया मैंने 4/1/5। अब कह रहे इसको तुम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते जब तक, है ना, मैं ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी सेकेंड टर्म है, मतलब अलग अलग रेशियो नहीं है कि इसको अपने फ्रैक्शन में लिख दो, ये टर्म्स ऑफ द रेशियो, इनको तुमको कंपेयर करना है। कह रहे ये सही तरीका नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं अभी। कह रहे क्योंकि ये इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। अच्छा, ये अपन ने बेसिक मैथ्स में सीखा है कि 2/1/3 को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो कैसे करते हैं? कह रहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड करना है, तो 3 × 2 6 + 1 7/3। सेम यहां पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 ऐड करना है, तो कितना बन गया, 5 + 4 20 + 1 21/5। कह रहे अभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। कह रहे तो क्या करें? कह रहे 2 तरीके,
या तो इन दोनों को इंटीजर बना सकते हो। कह रहे इंटीजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, या मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करा सकता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मेरा ये रेशियो बन रहा है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो ये है 7 × 5 35 और 3 × 21 63। कह रहे ये आपका, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट होता है। एक्चुअल में ये बोलता है, बहुत लंबा तरीका है इसका, है ना। कह रहा है एक्चुअल में अगर तुम्हारा ये बन रहा है ना, तो ये बोलता है कि आप क्या करिए मालिक, जो डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर कौन से, ये दोनों नंबर, कह रहे इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट, दैट इज 15, है ना। तो आपको क्या करना है, 15 से, ये 15 इनका एलसीएम है, तो कह रहे इसको दोनों फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जो दोनों का एलसीएम है ना, ये 15 क्या है, एलसीएम ऑफ 3 और 5, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, कह रहे मल्टीप्लाई कराओ, करा दो। अच्छा, सेम टर्म से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, तो मैं करा सकता हूं, है ना। सेम टर्म से अगर मैं दोनों टर्म्स की रेशियो को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं करा सकता हूं, उससे रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, तो मैंने वही कराया। अच्छा, अब ये 15 3 से कटा 5 पर, ये 5 15 से कटा 3 पर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो सकता है ये, तो 5 × 7 35 बन गया, और यहां पे 21 × 3 63 बन गया। तो रिजल्ट सेम आया, वही रिजल्ट आया जो मैंने आपको शॉर्टकट से सिखाया, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि यू कैन अप्लाई शॉर्टकट। अच्छा, अभी ये मेरा रेशियो बन रहा है, बट ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बन रहा है। मैं चाहूं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, कह रहा है क्या ये कोई एक सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है। हाँ सर ये 7 से डिवाइड हो सकता है। मैंने दोनों तरफ 7 से डिवाइड करा दिया, तो ये क्या बन गया सर, ये 5 बन गया और ये मेरा 9 बन गया। तो मेरा फाइनल रेशियो निकल कर आया 5:9। मेरा फाइनल रेशियो क्या निकल कर आया, 5:9। तो ये हमारा इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का हो गया भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है ऑफ दिस, ठीक है। बट यस, तो ये एक्चुअल में मैं अगर इस रेशियो को लिखना चाहूंगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म तो मैं इस तरीके से इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। ओके, याद रखना, ठीक है। तो ये थी कुछ रेशियो के बारे में बेसिक बात। अब छोटी मोटी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ थोड़ी एक नई चीजें आएंगी, छोटे मोटे चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो, अभी जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो वो एकदम तैयार व्यार होकर निकलना चाहती हैं। उनकी पर्स के अंदर में, है ना, बचपन में जब वो तैयार होकर शादी वादी में जाती थी, 2 कलर की लिपस्टिक होती थी, एक होती थी न्यूड और एक होती थी कभी कभार हल्की लाल कलर की, रेडी शेड में। बट आज के टाइम पे लड़कियों का जो है मेकअप का सामान बदल जाता है। न्यूड के आएगी, बेबी पिंक आएंगी, थोड़ी सी स्किन कलर में अलग अलग टाइप की उनके पास में लिपस्टिक बढ़ जाएगी, है ना। यस, अब यहां से यहां की अगर मैं बात करता हूं आपसे, यहां से यहां की बात करता हूं, तो मेरे पास यहां से यहां क्या कन्वर्जन हुआ है, कह रहा है मेरा जो ये 2 है ना, ये 2 किस में कन्वर्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। कह रहे यहां से यहां पर, चलो मान लेते 6 नहीं 5 है, इसको हटाते 5 है, मेरे को कुछ सिखाना है ना, तो मैं इसको 5 कर रहा हूं। ओके, तो ये 5 है। तो इस 2 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए ये कह रहा है कि जिस रेशियो से आप मल्टीप्लाई कराओगे ना, उस रेशियो को हम बोलेंगे फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। कह रहे और कौन से रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, कह रहे बड़ा सिंपल सा काम है। कह रहे जो बनाना है उसको फर्स्ट टर्म बना दिया और जो जिससे बनाना है उसको सेकेंड टर्म बना दिया। मैंने क्या बोला, जिससे बनाना है उसको सेकेंड टर्म बना दिया और जिससे जो बनाना है उसको फर्स्ट टर्म बना दिया, है ना। बेसिकली इसको सेकेंड प्रायोरिटी दे दी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। तो ये हमारा क्या बन जाता है, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, है ना, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। बस सिंपल सी बात है। ओके, बेसिकली क्या कर रहा है ये, कह रहा है कि समझो ये बात बोलता है, देखो अगर तुम करके देखोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, रिजल्ट सही आया ना भाई, ये 2 × 5/2 बना, इसको इससे काटा, ये 5 बन गया। तो काम तो सिंपल है इसका। कह रहे इसका काम क्या है, कह रहे अगर मान लो तुमने बोला तुम्हारा काम वाम कुछ कर रहे हो, धंधा वंदा कर रहे हो कुछ, है ना, और तुमको प्रोडक्शन बढ़ानी है या घटानी है ना, तो इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, है ना, इन द रेशियो, है ना, इंक्रीज इन रेशियो,
एंड डिक्रीज इन रेशियो, मतलब तुम इस रेशियो से अपना काम बढ़ाना चाहते हो, इस रेशियो से अपना काम घटाना चाहते हो, है ना। रेशियो से घटाना या बढ़ाना चाहते हो, मतलब क्या होता है कि तुमको एक फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। जब मेरे को इंक्रीज करना होता है, मान लो मैंने ए रेशियो बी से इसको इंक्रीज किया, है ना, तो यहां पे हमेशा याद रखना ए मेरा बड़ा होगा बी से। भाई तुमको कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो दे रखा हो, बट अगर तुमको इंक्रीज वर्ड दे दिया तो तुमको याद रखना है कि मेरा रेशियो को ऐसा कन्वर्ट कर देना है कि मेरा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से बढ़िया आ जाए, ठीक है। और अगर डिक्रीज की बात बोलेगा तो जो ए रेशियो बी से तुमको मल्टीप्लाई कराना होगा ना, तो डिक्रीज के टाइम पर तुमको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से छोटा करना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा अपने को, अगर दे नहीं रखा होगा सही से तो, ठीक है। तो इसको भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एसजे शू कंपनी है, वो 2000 जूते बनाती है एक दिन में। कितने जूते बनाती है? 2000। कह रहे दे इंक्रीज देयर प्रोडक्शन इन द रेशियो 6:5। तो उसने क्या किया, इंक्रीज किया इन द रेशियो, समझे। जब वो इंक्रीज करता है तो मैंने क्या बोला, तुम्हारा 6:5 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या सेकंड टर्म से बड़ी है? क्या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से बड़ी है? यस सर। तो मुझे अगर इंक्रीज करना है तो मुझे इसको सीधा सीधा 6:5 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। बस इंक्रीज करते टाइम ध्यान के देना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से बड़ी आनी चाहिए। तो बस यही फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। अब फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये 6/5 बन गया, ये गया 400 पे, तो आंसर आ गया मेरा 2400। अच्छा सर, अगर यहाँ पे 6:5 की जगह में आपको 5:6 दे रखा होता तो मैं कह रहा हूं इसको मत ध्यान दो, आप इंक्रीज पर ध्यान दो। तो इंक्रीज के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ भी दे रखा हो, आपका जो फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो जो होगा ना, वो क्या बनने वाला है, इंक्रीज के टाइम पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे मतलब सर आपने तो बोला था रेशियो बदल जाता है जब हम अपना फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बनाते हैं। हाँ बदल जाता है, मैंने कब मना किया? तो हमने बदल दिया ना रेशियो को, क्योंकि फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या बोलता है, इंक्रीज के टाइम में फर्स्ट टर्म बड़ी और सेकंड टर्म छोटी आनी चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। हाँ ठीक है, बस इसका ध्यान रखना। ओके, अब इस पे और क्वेश्चन है प्यारे प्यारे से, वो मैंने आपको अलग से प्रैक्टिस क्लास में दे रखे हैं, वो देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छा, अगर 2 टर्म्स का रेशियो हो ना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे? कह रहा है बहुत सिंपल है भाई, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई और इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई ऐसे कर देना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको, बस तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, तो तुम्हारा ये आंसर आ गया है, ठीक है। ओके जी, अब मजा आता है आपको बी पार्ट में। कह रहा है मुझे अब ये दे रखा है, अब मैं क्या करूं? कह रहा है अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर मेरे पास 2 टर्म से ज्यादा का रेशियो होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या है? मोर देन 2 टर्म्स का रेशियो। ठीक है, मोर देन 2 टर्म्स का रेशियो, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम लेना है। इस पे भी कंडीशन सेम लगती है कि आपका रेशियो जो है वो सेम रहता है, रेशियो रिमेन सेम इफ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम टर्म्स, है ना। इफ ऑल टर्म्स, ठीक है, इफ ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अब जो सेम नंबर आपको मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो आपका रेशियो में फर्क नहीं पड़ता। बट क्या मल्टीप्लाई करा? कह रहा है आप मल्टीप्लाई कराओ जो इनके डिनोमिनेटर से इनका एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा? कैसे लेते थे एलसीएम? 3 8 और 6 है। कह रहे पहले आप किसी एक नंबर से डिवाइड करो, जैसे मैंने 2 से डिवाइड करा इसको। कह रहे जो डिवाइड होकर आपको रिजल्ट में नेचुरल नंबर छोड़ेगा वो वाले को डिवाइड कराओ, वरना आगे बढ़ जाओ। जैसे 3 को 2 से डिवाइड कराया तो मेरे को नेचुरल नंबर नहीं मिलता, तो मैं आगे बढ़ गया। तो 8 को 2 से डिवाइड करा 4 बन गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 बन गया, ठीक है। यस, अब मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया। अब 3 को 3 से डिवाइड किया 1 बन गया, 4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज 3 3 से डिवाइड करके 1 बन गया। अब मैंने इसको 2 से कराया तो यहाँ पे 1 2 1 आ गया, 2 से कराया और 1 1 1। आपको एंड में रिजल्ट क्या करना है, सबको 1 बनाना होता है। तो एलसीएम क्या हो गया इनका? मल्टीप्लीकेशन। जो डिवाइजर थे इनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 × 3 × 2 × 2।
तो कितना हो गया 24। तो बेसिकली कह रहा है कि तुमको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने इन सबको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, तो ये बन गया 24/3 रेशो 24/8, ये रेशो 24/6। ये बराबर है, इसको कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब 24 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज ही नहीं हुआ। 24 3 से डिवाइड 8 हो गया, 24 8 से डिवाइड 3 हो गया, और ये मेरा 4 बन गया। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट निकाल सकते हो। अच्छा, मजे की बात, मैं यहां भी सेम काम कर सकता हूं। तुम 3 और 8 का एलसीएम लो, तुम्हारा 24 आएगा, है ना। तुम इसको मल्टीप्लाई करा दो, 24/3 8 बना, 24/8 3 बना। तुम इस तरीके से 2 टर्म्स में भी काम कर सकते हो, और 3 टर्म्स ऑफ द रेशियो जब दे रखी हो तब भी काम कर सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। इनवर्स रेशियो क्या है? क्या बड़ा सिंपल सा है ना। अगर मुझे 2:3 दे रखा है ना, और अपने स्वैप कर दिया, ठीक है, स्वैप, ठीक है, मतलब 2 को 3 की जगह रख दिया, 3 को 2 की जगह रख दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 बन गया। ठीक है, ये मेरा इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। कह रहा है जी, अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म सेकंड से बड़ी है तो इसको बोलते हैं हम ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। मतलब अगर ए रेशियो बी दे रखा है अपने को, और ए मेरा बी से बड़ा है, तो मेरा ये ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो है। सेम अगर मेरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से छोटी आ जाए तो वो मेरा लेसर इनइक्वालिटी रेशियो हो जाता है, जहां पे मतलब मेरी बेसिकली क्या है, पहली टर्म दूसरी से छोटी हो जाती है। ठीक है, ओके। कंपाउंडेड रेशियो, अब हम बात इस पे करने लगे, कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो क्या बोलता है कि अगर मान लो आपको मोर देन 2 रेशियोज दे रखे हैं, जैसे लाइक है ना 2 या मोर देन 2 रेशियोज है ना, जैसे यहाँ पे मेरे को 3 रेशियोज दे रखे हैं और उसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, तो कंपाउंडेड रेशियो बोलेगा आपकी फर्स्ट टर्म ऑफ कंपाउंडेड रेशियो, फर्स्ट टर्म ऑफ कंपाउंडेड रेशियो विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन रेशियोज। मतलब जितने भी रेशियोज गिवन है उनकी फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां बन गया ये 5 × 7 × 9। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो है उसमें आप सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट इज 6 8 और 10, है ना। कह रहे इनका जो ये मल्टीप्लीकेशन बनेगा, दिस इज अवर कंपाउंडेड रेशियो, दिस इज अवर कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, अच्छा अभी मेरे को एक बात समझाओ, मैं इसको अगर चाहूं इसको फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना भाई, अगर कुछ कटता पिटता है तो कट पीट देंगे। ठीक है, अब जो कॉमन है काटते हैं। ठीक है, देखो दोनों ये 5 के टेबल पे जा रहा है, ये 2 पे गया, ये 1 पे गया, ये मेरा 3 के टेबल पे जा रहा है ना, ये 3 पे गया और ये 2 पे गया, और कुछ कट रहा है? नो सर। 7 × 3 21 बन गया, और नीचे में 16 × 2 32 बन गया। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म से वापस रेशियो की फॉर्म में लिखा, तो मेरा आंसर 21:32 आ गया। तो यही है मेरा कंपाउंडेड रेशियो, यही है मेरा कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है जी, ओके। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या बोलता है? डुप्लीकेट रेशियो बोलता है कि आपके पास अगर 2 रेशियो हैं, ठीक है, तो आप क्या, 2 टर्म्स है रेशियो की, तो आप क्या करो, 2 टर्म्स जो है रेशियो की, उसको जो है ना, उसके अंदर में फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर कर दो और सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर कर दो, तो वो मेरा डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली पता है कुछ नहीं किया हमने, ए रेशियो बी की कंपाउंडिंग ए रेशियो बी के साथ कर दी है, ऐसा बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो, कंपाउंडिंग करते टाइम में ए से मल्टीप्लाई और बी बी से मल्टीप्लाई, तो ये बेसिकली क्या हुआ, सेम टर्म को मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर हो जाता, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का बन जाता है। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि मैंने दोनों टर्म का स्क्वायर कर देना है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मेरा 2:3 है और मुझे इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 का भी स्क्वायर कर दूंगा और मैं 3 का भी स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 4:9। तो ये मेरा इसका कंपाउंडेड रेशियो बन गया, ये मेरा इसका कंपाउंडेड रेशियो बन गया। समझ में आया? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बोलता है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक रेशियो ए का फर्स्ट टर्म ए था और सेकेंड टर्म इसका बी था, तो ट्रिप्लीकेट करने का मतलब है पावर, डुप्लीकेट में पावर 2 किया था तो ट्रिप्लीकेट में पावर 3 कर दो, तो ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बन गया। ठीक है,
तो दैट इज व्हाट, लाइक अगर मैंने बोला 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना, तो 2 का भी क्यूब किया एंड 3 का भी क्यूब किया। सो आंसर कितना होगा? 8:27। आंसर विल बी 8:27। ठीक है जी। सब डुप्लीकेट रेशियो, अब हम क्या पढ़ेंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो। सो अगर ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट करना है, अब देखो डुप्लीकेट में पावर 2 किया था, सब डुप्लीकेट क्या कहता है? पावर ही करना है बट 1/2, है ना, पावर ही करना है। डुप्लीकेट की जगह सब कर दिया तो पावर 1 में चली जाएगी। सब डुप्लीकेट में 2 था तो यहाँ पे 1/2, और दूसरी टर्म के साथ में भी 1/2। तो अगर मैंने आपको बोला 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे? 4 का भी पावर 1/2 और 9 का भी पावर 1/2। अच्छा, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, इसकी पावर तुमने 1/2 किया। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 किया। अच्छा, अभी इंडाइसिस में समझाऊंगा, भी ये याद रखना, अगर एक बार पावर ऐसे आती है ना, ऐसे आती है, बेसिकली हम क्या करते हैं? बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि अंदर में पावर है, बाहर में पावर, तो पावर मल्टीप्लाई है। ये आगे इंडाइसिस में आएगा भी सही, बट अभी भी बताता हूं, अंदर में पावर, बाहर में पावर, तो पावर मल्टीप्लाई। ये इससे काटा, ये इससे काटा, तो आंसर क्या आ गया? 2:3। ठीक है सर, इतनी देर हो गई, आपने कुछ ट्रिक्स तो बताई छोटी मोटी सी, बट कैलकुलेटर का यूज अभी नहीं बताया। तो मैं आपको बता देता हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कैलकुलेटर का कोई खास यूज नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ाएंगे, वहां पाएंगे लंबी लंबी कैलकुलेशन, एकदम पूरा मस्त फॉर्मूला वाला, है ना, तो वहां पे कैलकुलेटर यूज करेंगे। याद एकदम छोटे मोटे सी चीजें आ रही है, इसमें क्या ही कैलकुलेटर यूज करना। ठीक है, तुमको लगता है फिर भी कुछ करने का तो कर लो। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इस चीज को ना ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको a की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसको हम ऐसा √a और b की पावर 1/2 को √b लिख सकता हूं। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे मैंने क्या किया? 4 का रूट और 9 का रूट, तो 4 का रूट क्या होता है मेरा? 4 का रूट क्या होता है मेरा? और 9 का रूट क्या होता है? हमें पता है वो 2 और 3 होता है बस। तो मेरा सीधा आंसर ऐसे भी आ सकता था। ठीक है, ओके। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बोलता है कि ए रेशियो बी के अंदर में तुम ए का भी क्यूब रूट ले लो और बी का भी क्यूब रूट ले लो, ए का भी क्यूब रूट ले लो और बी का भी क्यूब रूट ले लो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बोला 27 है और 64 है, तो तुमको क्या करना है? 27 का भी क्यूब रूट लेना है, मतलब पावर 1/3 करना है। क्यूब रूट को बोलते हैं पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट को बोलते हैं पावर 1/3, और 64 का भी करना। तो अभी 27:64 का क्या बन गया? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बन गया। अच्छा, 27 क्या होता है? 3 का क्यूब, और 64 क्या होता है मेरा? 4 का क्यूब। पावर से पावर मल्टीप्लाई, यहां कट गया, तो आंसर मेरा 3:4 आ गया। आंसर मेरा 3:4 आ गया। ठीक है, अगर क्यूब रूट को मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैंने a के ऊपर रूट का साइन लगाया और ऐसे छोटा सा 3 लिख दिया, तो मतलब इसका यही होता है 1/3 पावर, है ना। सेम b का क्यूब रूट का साइन लगाया, इसके ऊपर ऐसे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? यही सेम, ये मैंने पावर 1/3 किया। ठीक है जी, तो ये मेरा क्या बन गया? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, अब आएगा देखो बढ़िया क्वेश्चन, फटाक से मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। कह रहा था रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:9, 2:3 एंड 9:7। समझो, मुझे यहां पे 4:9 का किससे कंपाउंडिंग करना है? डुप्लीकेट इसके साथ में। 3:4 के साथ कंपाउंडिंग नहीं करना, इसके डुप्लीकेट के साथ करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा? यहां 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, तो मुझे एक यहां पर 9:16 बन गया। तो मतलब मेरा फर्स्ट रेशियो 4:9 ही है, एंड सेकेंड रेशियो जो है मेरा 9:16 है। थर्ड क्या है मेरा? थर्ड है मेरा ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस। ट्रिप्लीकेट मतलब कि 2 का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब, तो ये हो गया मेरा 8:27। थर्ड क्या है मेरा? 8:27 एंड 9:7 दे रखा है। अच्छा, एंड लगाने का मतलब क्या है कि अब ये मत सोचना कि 9:7 का भी ट्रिप्लीकेट कर दो, नहीं भाई, अगर इसका ट्रिप्लीकेट करना होगा तो इसके आगे लिखेगा अलग से, है ना। तो यहां लिखा नहीं है ना, तो आपका आखिरी का है 9:27। अब आपको क्या करना है? इनकी कंपाउंडिंग करनी है, तो कंपाउंडिंग इनकी होगी, ध्यान रखना,
कंपाउंडिंग इनकी होगी, ठीक है जी। अब कंपाउंडिंग कैसे करते हो फटाक से बताओ सर। कंपाउंडिंग में फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, दैट इज 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 9, और सेकेंड टर्म दैट इज 9 इंटू 16 इंटू 27 इंटू यहाँ पे 7 है ना, 7, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गई है, ओके। चलो इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँगा, मैं काटा पीटी करना ज़्यादा याद रहता है ऐसे। चलो काटे, ये 9 से 9 गया, 16 8 पे गया 2 पे, ये यहाँ से गया 2 पे, ठीक है। 27 इस पर गया 3 पर। ऊपर में क्या बचता हुआ दिख रहा है मुझे, 2 बचता हुआ दिख रहा है, और नीचे में मुझे क्या बचता हुआ दिख रहा है, 3 इंटू 7 21। तो रेशियो क्या बन गया मेरा 2:21। रेशियो क्या बन गया मेरा 2:21। रेशियो क्या बन गया मेरा 2:21, ठीक है जी। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल रेशियोज, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले चैप्टर में थ्योरी है हल्की हल्की, है ना, ज्यादा हल्की हल्की ज्यादा, पर कोई बात नहीं, जैसा भी ये करेंगे, ओके। स्टार्टिंग में रेशियो में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर प्रोपोर्शन के अंदर में वो भी याद करनी है, उससे भी कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। फिर इंडाइसिस में थोड़ी सी कम हो जाती है, और लॉगरिथम में थोड़ी सी कम हो जाती है थ्योरी, बस कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ लॉज है, उसको याद रखना है, ठीक है। कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल रेशियो बड़ी सिंपल सी बात बोलता है। कमेंसरेबल बोलता है, अच्छा मैं इसको याद ना भी करूँ चलेगा, क्योंकि इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ये है भी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको हटा भी सकता हूं मैं, ठीक है। बता दो एक बार, याद करना नहीं करना हो तो मत करना। ये बोलता है कि अगर मान लीजिए, कह रहा है अगर मान लीजिए आपके पास में 2 रेशियोज है, 2 टर्म्स है रेशियोज की, है ना, और उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो, है ना, दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड मैं कर सकता हूं। तो मेरे पास में ये रेशियो है 2:3, मैं इसको सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे अगर जब भी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों टर्म्स इंटीजर है, तो आपका कमेंसरेबल है, अदरवाइज वो इनकमेंसरेबल है। जैसे तो यहीं से दिख रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये मेरे को साफ साफ दिख रही है जी कि ये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, दोनों टर्म्स इसके इंटीजर है ना, दोनों टर्म्स इसके इंटीजर है। बेटा अगर ये इंटीजर क्या है ये नहीं पता चल रहा है तो बेसिक मैथ्स का लेक्चर लगा लो, अभी बोल रहा हूं, बाद में मेरे को मत बोलना कि सर आपने बेसिक मैथ्स वाली लेक्चर कहां दिया है। तो अभी बता रहा हूं, इससे पहले आपका एक बेसिक मैथ्स का भी लेक्चर होंगे 2, वो जरूर देख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अब सर हाँ, ये क्लास तो अगर मान लो हमने यूट्यूब पे देखी है तो कहां देखेंगे बेसिक मैथ्स का, आपके लिए एप्लीकेशन में मैंने बेसिक मैथ्स का फ्री लेक्चर डाले हुआ है, ऐप में जाके देखना पड़ेगा, यहां नहीं होगा। कहां देखोगे, ऐप में जाके, विश्वास है कि ऐप में जाओ, वहां बेसिक मैथ्स का लेक्चर अलग से पड़ा हुआ है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आपके लिए बेटा हमने इसका, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे होंगे लेक्चर, आपके लिए हमने इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से कहां डाले होंगे, जो यूट्यूब पर 2-3 क्लासेस चल रही है उसके अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस वाले टॉपिक के अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज का जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है मेरे बेटे। चलो ओके जी, सो 2:3 आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ अब मैंने बोला कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल का मतलब क्या है कि आपने जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो इंटीजर बन सकता है या नहीं बन सकता, वो चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा मेरा अगर मान लो यहां पे रेशियो ना 2:3 की जगह में 2:√3 था, अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो किसी भी तरीके से, और मेरे दोनों टर्म्स इंटीजर बनाने हैं। सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, मैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। तो किसी के दिमाग में आया कि सर इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और कुछ नहीं कर सकता, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं सेम नंबर से दोनों तरफ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 2√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका स्क्वायर बनेगा 3। देखो सर √3 को हमने 3 इंटीजर बना दिया, बट ये वाला बिगड़ गया, ये बिगड़ गया, है ना, मुंडा बिगड़ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉन कमेंसरेबल है, तुम कुछ भी कर लो, ये किसी भी हाल में दोनों टर्म्स इंटीजर नहीं बन पाएंगी। अच्छा दूसरी तरफ मैंने बोला एक है हमारा 2√2 और एक है मेरा √2। अब मैंने क्या किया,
अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने √2 से मल्टीप्लाई कराया। करा सकते हो दोनों टर्म को सेम, दोनों रेशियोज के टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला √2 को √2 से मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 2 4 बन जाता है, ठीक है ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन गया, और यहाँ 2 इंटू 2 बन जाएगा। √2 को अगेन √2 से मल्टीप्लाई करा तो रूट को गायब कर देता है ना, तो ये मेरा 2 बन गया, तो यहाँ पे 4:2 आ गया। दोनों को अगर सेम नंबर से डिवाइड कराऊंगा 2 से, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 2:1 बन गई। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, बोथ नंबर्स हमारे इंटीजर आ रहे हैं। अब बेसिकली मैंने क्या बोला, ये था रेशियो जहां मेरे को क्या दिख रहे थे, नॉन इंटीजर नंबर दिख रहे थे, बट इसको सिंप्लीफाई कराते टाइम पे मेरे को क्या दिखे, ये इंटीजर बन गए, तो इसको बोलते हैं हम कमेंसरेबल। बस यही है कमेंसरेबल और नॉन कमेंसरेबल, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है रेशियो में, दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। इसको ध्यान से समझिएगा, ओके। ये लास्ट टॉपिक है रेशियो का, फिर हम प्रपोर्शन पर बात करेंगे, ठीक है। कमेंसरेबल रेशियो क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या बोलता है। कॉन्टिन्यूड रेशियो का मैंने आपको बताया, जब आपके उसमें 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाती है, जैसे ये तो 2 ही टर्म का रेशियो, तो इसको रेशियो बोल दिया। बट अगर मान लो यहाँ पे 3 टर्म्स होती तो ये मेरा कॉन्टिन्यूड रेशियो है, या 4 टर्म्स होती तो ये मेरा कॉन्टिन्यूड रेशियो है, या मेरे पास में 5 टर्म्स होती तो ये मेरा कॉन्टिन्यूड रेशियो कहलाता, ये मेरा कॉन्टिन्यूड रेशियो कहलाता, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास में इनका रेशियो निकालना तो ये मेरा कॉन्टिन्यूड रेशियो आएगा, दैट इज 200:400:600। अगर मुझे निकालना तो ये कॉन्टिन्यूड रेशियो आएगा, ठीक है। अगेन सेम कॉन्टिन्यूड रेशियो को भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, तो मैंने इसको तीनों को 200 से डिवाइड कर दिया। बट सबको करना है, ऐसा नहीं कि 2 को किया तीसरे को छोड़ दिया, सबको करना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो 1:2:3 इज माय आंसर। क्या है जी, ये मेरा उत्तर। क्या बोले पुत्र, ये है मेरा उत्तर। अब मजे की बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको एक रेशियो दे रखा है A:B 5:7, और एक रेशियो दे रखा है B:C दैट इज 6:8। अब ये दोनों ही रेशियो का देखोगे, दोनों में B कॉमन है ना, दोनों में B कॉमन है। तो कह रहे कि अगर आपके उसमें 3 ही टर्म है, B तो दोनों में सेम आ रहा है ना, यहां भी B यहां भी B है ना, दोनों जगह B है, तो B का क्या है, जलवा है ना। B को मैं मर्ज कर सकता हूं, बट मर्जिंग में एक पंगा पता है क्या है, कह रहा है B यहां की सेकंड टर्म है दैट इज 7, यहां B क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 6। कह रहे ये दोनों सेम नहीं है, कह रहा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रेशियोज को इसको सेम कर दो। कह रहे जैसे ही आपने सेम किया, आपकी दोनों टर्म सेम हो गई, तो आपकी मर्जिंग हो जाएगी। तो मैं मर्जिंग कराना चाहता हूं उसको कॉन्टिन्यूड बनाने के लिए, तो मुझे क्या करना है, यहां का भी और यहां का भी सेम है, यहां का भी सेकंड टर्म, यहां का भी फर्स्ट टर्म, दोनों को सेम करना है। तो हमने क्या किया, कह रहा बड़ा सिंपल सा तरीका है। कह रहा है जो इसके अंदर B की वैल्यू 6 है, आप इसको मल्टीप्लाई करा दो इसकी दोनों तरफ से। अगेन कराना दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 30:42, ठीक है। यहां पे जो इसकी जो 7 टर्म थी, आप इससे मल्टीप्लाई करा दो इसकी दोनों टर्म्स को, ये कितना हो गया 42:56। अब इसका B भी 42, इसका B भी 42, कह रहा है अब मर्जिंग हो गई है, तो आंसर आ गया आपका 30:42:56, ठीक है। अगर चाहो तो तुमको तीनों टर्म्स क्या दिख रही है, 2 से डिविजिबल दिख रही है ना, तीनों टर्म्स तुमको 2 से डिविजिबल दिख रही है, चाहो तो तुम 2 से डिवाइड करा दो, तो आंसर कितना हो गया 15:21:28। तो ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है जी। डन डना डन डन, समझ में आ गया आई होप। चलो अब मूव ऑन करते हैं हम प्रपोर्शन की ओर। किसकी तरफ भैया, प्रपोर्शन की ओर। एक बार पचा लो और रेशियोज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपके जो ICM मॉड्यूल में चल रहे हैं वो आपको मैंने प्रैक्टिस क्लास में अलग से दे रखे हैं, वहां से जाके प्लीज अभी थोड़ा सा ब्रेक लो और आधा घंटा पौना घंटा लगा के आप वो पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर प्रपोर्शन की ओर मूव ऑन करेंगे। जो बच्चे YouTube पे क्लास देख रहे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए हमने ऐप में डाले हैं। ऐप में जाइए, क्लास प्लस के अंदर में आप जाएंगे, या फिर जो भी ऐप यूज कर रहे होंगे अभी के टाइम पे, वहां जाइए और उस ऐप के अंदर में जाके फटाक से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेक्चर पड़ा है प्रैक्टिस क्लास का, उसको देखिए, उसके वहां पे क्वेश्चंस भी हैं और उसको एक्सेस करके पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। फिर प्रपोर्शन की ओर मूव ऑन करते हैं।
हाँ जी बेटा, तो प्रपोर्शन शुरू करते हैं। प्रपोर्शन क्या बोलता है, कह रहे देखो भैया अब 2 टर्म की जगह आ गई हैं 4 टर्म। 4 का रेशियो नहीं बनाना, बट क्या करना है, कह रहे 4 में से पहले 2 का अलग रेशियो बना डालो, बना डाला। कह रहे बाद वाले 2 का अलग रेशियो बना डालो, कह रहा बना डाला। कह रहे इन दोनों रेशियोज को अगर आप बराबर बना दोगे, इन दोनों रेशियोज को आपने बोला कि ये बराबर है सी मालिक, ये दोनों अगर रेशियो बराबर हो जाएं तो ये क्या बन जाता है, ये प्रपोर्शन बन जाता है। मतलब कि ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो ये प्रपोर्शन कहलाता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो दोनों सेम ही चीज है। मतलब बीच में 4 डॉट आ जाए तो वो इक्वल टू का काम करता है, ये प्रपोर्शन है। अब यहां पर ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकेंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है और ये इसकी फोर्थ टर्म है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट और फोर्थ किनारे में आया है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ द रेशियो। और जो बीच वाले ना ये मीन लोग हैं, ये है मीन्स ऑफ द रेशियो, ये है मीन्स ऑफ द रेशियो। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स ऑफ द रेशियो और बीच वालों को हम मीन्स बोलते हैं ऑफ द रेशियो। ठीक है, एबीसीडी क्या है, रेशियो नहीं प्रोपोर्शन, सॉरी प्रोपोर्शन है ना। एबीसीडी क्या है, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन की एक्सट्रीम्स और प्रोपोर्शन के मीन्स क्या है, फर्स्ट और फोर्थ आर एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शन एंड बीच वाले 2 जो है वो हमारे मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन है। तो अगर मैंने बोला आपको 2:3 मेरा 4:6 दोनों प्रोपोर्शन में है तो इसके एक्सट्रीम्स ये दोनों हैं और यहां पर ये दोनों हैं। बेसिकली तुमको अगर सिंपल चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, तुमको कुछ नहीं करना, 2:3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 2/3, 4:6 तुम्हारा 4/6, उसको डेसिमल में देखना, दोनों सेम आंसर दे रहा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहां देखोगे तुम तो ये क्या है मेरा, ये मेरा 2/3 है, ये मेरा 4/6 है। दोनों चेक करोगे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो तो 0.667 ही मिलेगा। ठीक है जी, 0.6666 चलता रहेगा, है ना। ओके, अब अगर आपसे जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो जी क्या है, कह रहे देखो यहाँ पे आपको क्या देखा, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मतलब क्या है कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो नहीं दे रखा है वहां ब्लैंक लगा देना। हमने क्या बोला है, अब देखो हमने बोला अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 4:6 हमारा ये मान लो x टर्म है ना, जो नहीं पता है, तो ये मेरा 8:x के बराबर है। ओके, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 4/6 हमारा 8/x के इक्वल हो गया है। ठीक है, अब मैं अगर चाहूं इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो गया मेरा 4x और ये हो गया मेरा 6 × 8। यहां पर मुझे क्या करना है, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और धीरे धीरे बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। मैंने यही किया। ठीक है, यहाँ को इससे मैंने काटा 2 पर, तो ये आंसर आ गया मेरा 12। तो x की वैल्यू कितनी बन गई है, 12। x की वैल्यू कितनी बन गई है, 12। ठीक है, कितनी बन गई भाई, 12। ओके जी, ठीक है। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2a, a² और c, यहां फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, यहां फोर्थ प्रोपोर्शन अगर मैं बोलता हूं ये x है, ये अगर मेरा x है तो मेरा कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये बराबर आता है। सर कैसे मजाक कर दिया, अभी कब तो बताया नहीं है, अरे अभी बताता हूं। देखो तुम नोटिस करो, मतलब अगर मैं ये फोर्थ वाली टर्म निकालना चाहता ना तो मैं पता क्या बोल सकता था, समझो, कह रहे तुम्हारा जो जब भी रेशियोज होते हैं ना उसके अंदर में जब भी उसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट करते हो तो जो प्रपोर्शन के एक्सट्रीम्स होते हैं, दैट इज ये वाले, कह रहे इनका प्रोडक्ट और जो मीन्स होते हैं मतलब ये वाले, ये बराबर होता है। तो अगर मान लो मेरा जैसे यहाँ पे 2:3 और 4:6 ये हमारा प्रपोर्शन में था, तो 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे मतलब हमारे एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन, और 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बराबर आ रहा है ना। तो मतलब यहां पे हमने क्या चीज सीखी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। अब इसका मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर भी इसका एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करते हैं, देखो जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज 4 × x
हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट इज 6 इंटू 8 के बराबर है। अबे डायरेक्टली स्टेप पे पहुंच गया तो, है ना। तो मेरा x क्या बन गया, कह रहे ये 4 जो मल्टीप्लाई में है वहां डिवाइड में आ जाएगा, तो ये मेरा 12 सीधा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब इसी का यूज करके मैं यहां पे निकालूंगा, इजी रहेगा, है ना। तो मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन बताना, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को अपन ने x पुट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मतलब 2a इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी। अब जो ये वाला 2a, देखो मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के अलावा सब कुछ राइट हैंड साइड में शिफ्ट है। तो 2a मल्टीप्लाई में हमने बेसिक मैथ्स में सीखा है ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना। अब a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर का मतलब है कि a को a से मल्टीप्लाई करा रखा है ना। तो जब मैं चाहूंगा तो इसमें से एक a को एक a से ऐसे काट सकता हूं, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, a और c का मल्टीप्लीकेशन ac है, नीचे में 2 बचा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन ac/2 आ गया, ठीक है जी, ओके जी। तो ये वाला रूल हम पढ़ रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो यहां से सेम बात कि इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊं और इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो ये मेरा क्या बराबर आ रहा है, इसको वापस से रिवेरीफाई करते हैं। कह रहा अगर ये प्रपोर्शन में है, क्या 2.4 हमारा 3.2 के रेशियो के साथ लेने पर और 1.52 के रेशियो लेने पर सेम आ रहा है। पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल बनता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। सो मेरे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है, कर दो, यस। मैं यहां से डायरेक्ट ये भी जा सकता हूं, बट किसी किसी का दिमाग सिंक नहीं करता तो इसलिए लिख रहा हूं। डिवाइड कर दो इसको, है ना। 2.4 को 3.2 से डिवाइड किया तो 0.75, इसको भी डिवाइड किया तो 0.75। तो यस, मेरे दोनों रेशियोज का रिजल्ट बराबर आ रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है ना बेटा। सो अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर अब ये वाली चीज की, क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज 2.4 इंटू 2, क्या ये मेरा 3.2 इंटू 1.5 आ रहा है ना। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्या ये बराबर आ रहा है, यस सर, ये भी 4.8 है और ये भी 4.8 बन रहा है, यस, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो यस, हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन के बारे में। देखो क्या होता है, अगर आपको 3 टर्म्स दे रखी है ए, बी और सी, ठीक है ना, आपको बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में होंगी तो पहली 2 टर्म्स दैट इज ए और बी का रेशियो बाद वाली 2 टर्म्स दैट इज ये दोनों के इक्वल होगा। मतलब मेरा क्या है, ए बी सी के अंदर में अगर मुझे बोला कि मेरा ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो पहली 2 टर्म का रेशियो हमारा बाद वाली 2 टर्म्स का जो रेशियो बनेगा उसके इक्वल आएगा, ओके। पहली 2 टर्म्स का जो रेशियो है वो मेरा बाद वाली 2 टर्म्स के रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक है जी, ओके, यस, ठीक है। अच्छा, जो मेरी मिडिल टर्म है ना, तुम देखो यहां भी बी है यहां भी बी है, तो जो मेरी मिडिल टर्म है ना, जो मेरी मिडिल टर्म है उसको बोलते हैं मीन। ये है मेरा मीन, तो ये मिडिल टर्म क्या है जी, मेरा मीन है, और द मिडिल टर्म बी इज कॉल्ड एज द मीन बिटवीन ए एंड सी। ये मिडिल टर्म बी क्या है मेरा, ये मीन है बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का ये मीन है। अगेन ए और सी क्या है मेरा, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकेंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन। सर 3 टर्म्स में से बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, ठीक है, बट याद रखना मीन रिपीट होता है, जब कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन होता है मीन रिपीट होता है, ठीक है, ओके। ए इज माय फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड सी इज माय थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं बोलोगे इसको, ये है थर्ड प्रोपोर्शन ही। मेरा सेकेंड वाला जो प्रोपोर्शन का टर्म है वो 2 बार रिपीट होगा, बस ये याद रखना, ठीक है। सो जैसे कि मान लो मेरे 2, 4 और 8 लिखा, तुम अगर नोटिस करोगे कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में, देखो क्या मेरा 2:4 मेरे बाद वाले दोनों टर्म्स के रेशियो के इक्वल आ रहा है, चेक करो क्या ये बराबर है, यस सर बराबर है। तुम चेक करके देखो ना, 2:4 को सिंप्लीफाई करोगे, ये भी 1:2 और 4:8 को, दोनों को मैंने 4 से डिवाइड करा तो ये भी 1:2, तो ये मेरा ये बराबर बन रहा है, ठीक है। तो एट द एंड अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और वो बराबर आ जाए तो ये मेरा तुमको प्रूव करता है कि जी हाँ ये
कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है और ये बराबर है। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहे थे थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 18, मतलब मेरे को क्या बोल रहा है ये कि 12 है 18 है और थर्ड प्रोपोर्शन है कुछ, मतलब यहाँ पे x है और प्रोपोर्शन वर्ड यूज कर दिया, मतलब ये तीन ही टर्म का प्रोपोर्शन बोल रहा है, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है। तीन ही टर्म का प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का रेशियो 12 और 18 का रेशियो जो है वो हमारा इक्वल होने वाला है 18 और x के रेशियो से। ठीक है, 12 और 18 का जो रेशियो है वो मेरा इक्वल होने वाला है 18 और x के रेशियो से। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको लिख दूं इन फॉर्म ऑफ हमारा क्या जी फ्रैक्शन, तो ये बन जाएगा। अच्छा अब मैंने क्या किया, इस x को यहां से मल्टीप्लाई, इस 18 को यहां से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12 इंटू एक्स और 18 इंटू 18। ठीक है, अच्छा मैं 18 इंटू 18 को 18 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, तुमको कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो x क्या बन गया मेरा 18 का स्क्वायर बाय 12। 18 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे निकालो 324 आएगा, उसको 12 से डिवाइड करो, आंसर कितना आया चेक करो जल्दी से फटाक से। तो यार मेरा 324 बाय 12, तो मेरा 27 आंसर आ रहा है। चेक करो आ रहा है क्या 27 आंसर। ठीक है, ओके। अच्छा अब एक और बात, अगर मेरा कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन है तीन टर्म्स की, ठीक है, तीन टर्म्स अगर मेरे कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो याद रखना ये बात कि जो मेरा बीच वाली टर्म का जो स्क्वायर होता है ना, वो मेरे प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्नर टर्म्स हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी चेक कर सकते हो, मतलब बेसिकली मेरा जो 18 का स्क्वायर होगा ना, वो मेरा बेसिकली क्या होने वाला है, वो मेरा 12 इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा। देखो ये चीज मैंने यहां लिखी थी, 12x मेरा 18 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहां से मेरा 324 12x के इक्वल, तो x क्या बन गया, इस 12 को डिवाइड करा दो बस 324 से, 27 बन गया, है ना भाई। इसको रिवर्स कर सकते, ऐसा एक स्टेप में ऐसा कर दो। ठीक है, ऐसा कर लो इसको कि 12x मेरा 324 के इक्वल, x कितना होगा मेरा 324 बाय 12, 27 बन गया। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। डन है, समझ में आया भाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 5.6। अब एक चीज का ध्यान रखना, मेरे को इसके बीच का मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो क्या करना है 1.4 है यहाँ पर। ठीक है, बीच में जो है मीन प्रोपोर्शन कौन सा होता है बीच वाला, वो मुझे नहीं पता है, उसको x माना, यहाँ 5.6। सो हमने क्या बोला था अभी, मीन प्रोपोर्शन का जो स्क्वायर होगा वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1.4 इंटू 5.6, 1.4 इंटू 5.6, तो ये होगा 7.84। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई है सर, x की वैल्यू हो जाएगी, अगर तुमको याद हो बचपन में सीखा था जब छोटी चड्डी पहनते थे बहुत शरारत करते थे कि मैं ऐसे स्क्वायर रूट लगा सकता हूं, है ना, मैं ऐसे स्क्वायर रूट लगा सकता हूं, तो x ऐसे रूट से स्क्वायर काट सकता हूं, तो 7.4 का स्क्वायर रूट हो गया मेरा 2.8। कैलकुलेटर पे क्या करना है 7.84 लिखना और एक रूट का बटन होगा, देखो ऐसे लाइक 7.84 करना, ऐसे एक रूट का बटन होगा, ये प्रेस कर दोगे तुम्हारी ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 2.8 ग्राम। एक और क्वेश्चन इसी पर, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर, तो मतलब मेरा एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, तो मान लो ये 12x स्क्वायर है, बीच वाला नहीं पता, और यहाँ पे 27y स्क्वायर। अब इसको xy मत लिख देना, xy लिखा हुआ है। ठीक है, इसको z लिख दिया। ठीक है, इसको z लिख दिया, तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब भी ऐसे होता है ना, तो हम क्या करते हैं नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब मेरा 12 इंटू 27 मल्टीप्लाई होगा, और ये जो हमारे अलग अलग से वेरिएबल है उसको अलग लिख देंगे। ठीक है, तो कितना बन गया 324 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा तुमको थोड़ा बहुत अगर याद होगा स्क्वायर्स में, 324 किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है। अब थोड़ा सा वापस से इंडाइसिस का रूल आएगा, पावर का रूल आएगा, कह रहे अगर सबकी पावर सेम तो मैं पावर ना कॉमन ले सकता हूं, अगर सबकी पावर सेम है ना तो मैं पावर कॉमन ले सकता हूं, तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूं। ठीक है, अच्छा अगर दोनों तरफ स्क्वायर्स बराबर है तो मेरा
z किसके इक्वल हो गया, अगर दोनों तरफ स्क्वायर्स बराबर है तो मेरा z किसके इक्वल हो गया, 18xy के इक्वल, मतलब ये मेरा बराबर हो गया। तो z कितना आ गया बेटा मेरा, 18xy। हाँ जी बेटा। सो आई थिंक कुछ बीच में तुमको सीटी वीटी सुनाई दे रही थी। हमारे घर वाले हमारी सुनते नहीं है, हमें ही काम रोकना पड़ा भाई, कह रहे खाना बनाने दो, क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है, कह तुम ही मांगोगे 1 घंटे बाद खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए माफी, बट कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। चलो भाई, ओके। सो प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। जो हमने अभी प्रोपोर्शन पढ़ा जिसमें 4 टर्म होती हैं, उसकी कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं जिसका हम रियल लाइफ में यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये प्रपोर्शन था। सर ये बीच में ऐसे 4 डॉट क्यों लगा दिया, अच्छा सा नहीं लग रहा, आप इक्वल टू लगाओ ना। ये ले बेटे, तू जो बोलेगा वो होगा, है ना, तथास्तु, है, ठीक है। सर मैं सी फाउंडेशन पास कर जाऊं, तथास्तु। चल बेटा, सर मैं सीए बन जाऊं, तथास्तु। मेहनत भी करनी पड़ेगी साथ में बेटा, ठीक है। चल बेटा, ओके। सो यहां पे अब मेरा क्या करना है, ये वही बोल रहा है कि मेरा सबसे पहला चीज क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। हाँ ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना रूल्स को। ये इसको रूल का नाम है इनवर्टेंडो। ये बोलते हैं इसका उल्टा भी बराबर है। तो इसका उल्टा मतलब इसका इनवर्स कर दो, और इसका उल्टा मतलब कि इसका भी इनवर्स कर दो। तो कह रहे ये भी बराबर है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैंने बोला 2:3 मेरा 4:6 के बराबर है ना भाई, बराबर है दोनों को 2 से डिवाइड करोगे वापस से बन जाएगा। तो कह रहे हैं उल्टा कर दो, तो यहां पे 3:2, इसका उल्टा कर दो 6:4, ये भी बराबर है। देखो इसको डेसिमल में निकालोगे 1.5, इसको भी निकालोगे 1.5 आएगा, तो ये भी बराबर है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो रूल। ऑल्टरनेंडो क्या बोलता है, ऑल्टरनेंडो बोलता है यहां पे ये बीच वालों की स्वैप मार दो, मतलब मीन स्वैप कर जाएंगे, है ना। ऑल्टरनेंडो मीन्स स्वैप करना है, ठीक है, लिख लो रिजल्ट पे। इन्वर्टेंडो इनवर्स रेशियोज करने हैं, है ना, वो बराबर आ जाते हैं। ओके, यहां भी लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है। लिखना चाहो ये लिख सकते हो, ठीक है। अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, उसमें लिख लो, नहीं बना रहे हो तो पिटाई खाओगे, लिख बना लो अभी, फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। कंपोनेंडो रूल बढ़िया है। कंपोनेंडो क्या बोलता है कि हमने फर्स्ट टर्म में ना सेकेंड टर्म को ऐड कर दिया है, यहां भी दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ। यहां पर भी जो 4th टर्म है वो हमने 3rd टर्म में ऐड कर दिया है, ठीक है। मतलब रेशियोज की फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म का एडिशन कर दिया, कह रहे तब भी हमारे ये प्रोपोर्शन में रहता है। तो हमने क्या किया, ऐड सेकंड टर्म इन फर्स्ट टर्म, तब भी ये बराबर है, ठीक है। दोनों एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे को यहां पे बोला कि 2:3 मेरा 4:6 के इक्वल है ना, ये प्रोपोर्शन में है। तो ऑल्टरनेंडो ने क्या बोला, कह रहे इनवर्स मार दो, इनको स्वैप मार दो, है ना, बीच वाले को स्वैप मार दो। तो क्या ये मेरा बराबर आ रहा है, जी सर। ये भी मेरा रेशियो को अगर डेसिमल में करोगे 2/4 दैट इज 0.5, ये भी मेरा 3/6 0.5 बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। यहां पे देखो अभी ये क्या बोल रहा है, 2:3 अगर मेरा 4:6 के इक्वल है ना, तो मैंने क्या किया, दोनों की सेकंड टर्म्स, है ना, दोनों की तरफ, यहां भी सेकंड टर्म यहां भी सेकंड टर्म फर्स्ट में ऐड कर दी। तो दैट इज 2 + 3:5, ratio 3 is equal to 4 + 6:6। तो 5:3 क्या मेरा 10:6 के बराबर है। चेक करके देखो, अगर मैं इसको दोनों को 2 से डिवाइड कराऊं तो ये वापस यही बन जाएगा। तो ये कंपोनेंडो बोलता है। डिविडेंडो सेम काम सब्ट्रैक्शन के लिए ये बोलता है, क्या बोलता है, इफ फर्स्ट टर्म में, है ना, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे, सेकंड इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो ये डिविडेंडो रूल बोलता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जैसे मान लो मेरे पास है 5:3 इज इक्वल टू, मैंने बोला मेरा 10:6 के इक्वल है ना। चेक करके देखो, 5/3 यहां भी इन दोनों को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो वापस ये बन जाएगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैंने बोला अब इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 5 - 3:3 क्या मेरा 10 - 6:6 के बराबर आ रहा है। चेक करो, ये मेरा बन गया 2:3 और ये मेरा बन गया 4:6। तो कह रहा है यस सर ये भी बराबर आ रहा है। इस रूल का नाम क्या था जी, डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है, दोनों का मिक्सचर।
मिक्सचर कैसे है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। बोलते कि आप फर्स्ट टर्म में एक बार ऐड कर दो सेकेंड टर्म, एक बार, ठीक है, दो काम करने हैं, उसको या तो फर्स्ट टर्म बना दो या सेकेंड टर्म, है ना, और सेम काम दूसरी तरफ भी करना है, ठीक है। और एक बार फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड टर्म और इसको आप एक टर्म बना दो, तो ये आपका जो है क्या बनेगा, ये आपका भी सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। तो सेम ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 5:3 बोला 10:6 के बराबर है, तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने फर्स्ट टर्म में दोनों का एडिशन किया, तो फर्स्ट टर्म में एडिशन किया मतलब फर्स्ट टर्म में मैंने दोनों तरफ यहां भी 5+3 और यहां भी 10+6 किया, और यहां पर मेरा 5-3 और यहां भी मेरे को 10:-6 करना पड़ेगा। कह रहे ये बराबर आएगा, देखो अब ये अगेन रिजल्ट बराबर आएगा, 5+3 8 और यहां पर ये होगा 2 और यहां पर होगा 16 और ये होगा 4। देखो 8:2 और 16:4 बराबर है भाई, इन दोनों को 2-2 से डिवाइड करोगे यही बन जाएगा। हाँ सर, तो ये भी इक्वल है। अच्छा, अगर मैं चाहता ना ऐसा भी कर सकता था कि मैं दोनों की फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्शन कर दूं और दोनों की सेकंड टर्म में एडिशन, मतलब मैं 5 में से अगर मैं चाहूंगा मैं 3 को पहले यहां माइनस कर सकता था और फिर 5 में 3 ऐड कर सकता था। सेम काम यहां भी 10 में से 6 को माइनस कर सकता था और 10+6 कर सकता था। बस ध्यान क्या रखना है, पहले सब्ट्रैक्शन है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन, और अगर पहले एडिशन है तो दोनों तरफ एडिशन, ठीक है। सो रिजल्ट क्या हो गया मेरा, यहां पर देखो ये बन गया मेरा 2:8 इज इक्वल टू 4:16। क्या ये इक्वल है? जी सर। क्या ये इक्वल है? जी सर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये दो रूल्स को ध्यान देना, बच्चा इस पर थोड़ा कंफ्यूज करता है। एडेंडो और सब्ट्रैंडो सिमिलर टाइप के रूल से क्या बोलता है ये? कह रहे जी समझो, कह रहे अगर मान लीजिए मेरे पास में कुछ रेशियोज हैं वो इक्वल है, मतलब वो सारे रेशियोज प्रोपोर्शन में है, तो इनकी जो फर्स्ट टर्म्स है ना उनका एडिशन और जो इनकी सेकेंड टर्म्स है उनका एडिशन भी प्रोपोर्शन में होगा। तो मतलब सम ऑफ, है ना, कह रहे कि अगर मान लो मेरे पास कुछ रेशियोज है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म रेशियो सम ऑफ सेकेंड टर्म, ये भी हमारा, ठीक है, will be also in proportion, will be in proportion with other ratios, ठीक है, will be in proportion with other ratios, ठीक है, ओके। जैसे 4:2 है, 8:4 है, 16:8 है, ठीक है, ये आपको सारे प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहा है ये, कह रहा है अगर मैं यहां पर इन सब की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 4 + 8 + 16 और इनकी जो सेकेंड टर्म है दैट इज 2 + 4 + 8, कह रहे इनका भी अगर मैं क्या करूं जी, रेशियो ले लूं तो वो बराबर आएगा। तो देखो कितना बन रहा है, ये हो गया 28 और यहां हो गया मेरा ये 14, ठीक है। तो ये भी 28:14 कह रहा है प्रोपोर्शन में है। चेक करके देखो, मैं इन दोनों को 14 से डिवाइड कराऊं तो भी 2:1 बना, इसको मैं 8 से डिवाइड कराऊं तो भी 2:1 बना, इसको 4 से डिवाइड कराऊं 2:1 और इसको भी 2 से डिवाइड कराऊं तो 2:1। मतलब बेसिकली तुम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, जब तुम इसको डिवाइड कराओगे ना, है ना, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कराओगे तो तुमको 2 ही मिल रहा है हर टर्म, है ना। यस, तो ये इक्वल है। सब्ट्रैंडो क्या बोलता है, सब्ट्रैंडो क्या बोलता है, अब ये कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट ऑल टर्म, है ना, ऑल फर्स्ट टर्म फ्रॉम 1:1 फर्स्ट टर्म, फ्रॉम फर्स्ट रेशियो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट रेशियो फर्स्ट टर्म, और इसका रेशियो लेना है किसे, सब्ट्रैक्ट ऑल सेकेंड टर्म। लिख लो इस चीज को, फिर मैं तुमको समझाता हूं। फ्रॉम सेकेंड रेशियोज
सेकेंड टर्म। एग्जाम्पल समझो एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला देखो सेम ऊपर वाले लेते हैं, 16:8 है, 8:4 है और 4:2 है, ये प्रपोर्शन में, ठीक है। कह रहा है कि ये भी प्रपोर्शन में होगा, ठीक है, दिस विल बी ऑल्सो इन प्रपोर्शन। सबट्रेंड होगा क्या, कह रहे ये भी प्रपोर्शन में होगा। कह रहे क्या, कह रहे कोई भी एक रेशियो पकड़ो, जैसे मैंने ये पकड़ा, कह रहे इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसमें से बाकी दोनों टर्म्स की जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस कर दो, और इसकी जो सेकंड टर्म है ना, बाकी दोनों टर्म की सेकंड टर्म ये माइनस कर दो, ठीक है। कह रहा अब जो ये रेशियो आएगा ना, ये इसके प्रोपोर्शन में, तो क्या आ रहा है देखो, 16 में से 8 गया और 4 गया, तो 8 - 4 4, और यहां पे 8 में से 4 - 2, तो ये होगा 2। कह रहे ये देखो ये प्रोपोर्शन में, ये रिजल्ट यहां से आया, ये 4:2 भी प्रोपोर्शन में आया, ये 4:2 भी प्रोपोर्शन में आया, ठीक है ना भाई। तो ये बहुत अच्छा सा रूल है, ध्यान रखना इसका। ये क्या बोलते हैं बेसिकली कि अगर मैं सारी टर्म्स का रेशियो का फर्स्ट टर्म ऐड कर दूं, सारी टर्म्स के रेशियोज का सेकंड टर्म ऐड कर दूं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो भी प्रोपोर्शन में आएगा। ये एडेंडो ने बोला, सबट्रेंडो ने क्या बोला, कह रहा है कोई भी एक रेशियो में से बाकी कोई भी एक रेशियो पकड़ो, उसकी फर्स्ट टर्म में से बाकी फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट कर दो, और उसकी सेकंड टर्म में से बाकी सेकंड टर्म सबट्रैक्ट कर दो। अब जो नया रेशियो आएगा ना वो भी इन सबके प्रोपोर्शन में आएगा। तो ये सबट्रेंडो ने रूल बोला, इसको हमने एग्जांपल से चेक भी कर लिया, ठीक है, ओके, यस। इसको भूल जाओ, भी इसकी जरूरत नहीं, मतलब इसको कोई खास काम भी नहीं है और इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता, तो अननेसेसरी का खींचते नहीं है इसको, ठीक है। तो प्रोपोर्शन के रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज भी देख लिया। आइए बेटा एक बार 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं, 2-4 मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना ये भी आइडिया लगे। मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट क्लास। आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस क्लास दी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ओके, यस। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x by y is equal to z by w implies y by x is equal to w by z, then the process is called as, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। क्या कह रहा है, अगर x by y हमारा z by w के इक्वल है, ये इंप्लाई करता है कि मेरा y by x मेरा w by z के इक्वल है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो देखो क्या किया इसने y को ऊपर ले आया और x को नीचे ले आया, w को ऊपर ले आया, z को नीचे ले आया, तो मतलब इसका इनवर्स किया। तो इनवर्स रेशियोज बराबर जब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो रूल। इनवर्स रेशियोज अगर बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो रूल। कुछ दिया नहीं है, तो आंसर इज डी, आंसर विल बी डी, नन ऑफ दिस। कुछ भी टिक मत करना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ p by q इज इक्वल टू r by s और इज इक्वल टू p minus r by q minus s, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, समझो क्या किया इसने, इसकी फर्स्ट टर्म इसमें से सबट्रैक्ट, इसकी सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म में सबट्रैक्ट, तो मतलब पहले वाले रेशियो में से बाकी रेशियोज की क्या करी है, हमारी टर्म्स को सबट्रैक्ट किया। फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट, सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म सबट्रैक्ट। इसको हमने क्या वो रूल बोला, सबट्रहेंडो, है ना, सबट्रहेंडो, ओके। कह रहे ये प्रोसेस क्या कहलाती है, देखो यहां क्या किया, a बाय बी फ्रैक्शन में लिखा है, रेशियो लिखो फ्रैक्शन लिखो एक ही बात है ना। a बाय बी के अंदर में इसने पहले एडिशन कर दिया फर्स्ट टर्म में, और बाद में सबट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक कुछ गलती है, यहाँ पे b आना चाहिए था, ठीक है। और यहां पर c प्लस डी किया फर्स्ट टर्म में और c माइनस डी किया सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में एडिशन, सेकंड टर्म में सबट्रैक्शन किया, तो ऐसे रूल को क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एडिशन भी किया है और सबट्रैक्शन भी किया है, एक बार एडिशन एक बार सबट्रैक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, ये देखो यहां पे पहले सबट्रैक्ट किया, u में से v माइनस किया और फिर u प्लस v कर दिया। यहां पर पहले u w में से p माइनस किया, फिर w में से p ऐड कर दिया। क्या इस रूल को क्या बोलेंगे, पहले सबट्रैक्शन फिर एडिशन, तो पहले डिविडेंडो कर दिया फिर कंपोनेंडो, तो मिलाकर रूल क्या बनेगा, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, विच इज डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन नहीं बनता और, ठीक है ना। हाँ, तो कह रहे आप बताओ अकॉर्डिंग टू योर रूल्स इसको हम कैसे और कन्वर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रूल्स इसको कैसे और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि एक बार एडिशन और एक बार सबट्रैक्शन किया टर्म्स का, है ना। देखो यहाँ पे a में 4 ऐड किया एक बार सबट्रैक्ट किया, बट यहाँ पे ऊपर में एडिशन तो यहाँ भी एडिशन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया।
यहाँ पे ऊपर में एडिशन, यहाँ एडिशन, यहाँ नीचे में सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, ये ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन के सामने एडिशन आ गया तो ये गलत हो गया। अगर दोनों तरफ एडिशन करोगे या दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन करोगे पहले, ठीक है, दोनों में से एक चीज को ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर x बाय वाई इज इक्वल टू जेड रेशो w इज इक्वल टू 2.5 रेशो 1.5, तो x प्लस जेड रेशो y प्लस जेड क्या, y प्लस w क्या होगा? तो सिंपल सा रूल है, एडेंडो लगा दिया। समझो भाई इसने क्या किया, कह रहा है अगर x बाय वाई जेड बाय w के इक्वल है, तो ये बोल रहा है कि x प्लस जेड बाय में y प्लस w क्या होगा? भाई इसकी फर्स्ट टर्म इसमें ऐड, इसकी सेकंड टर्म इसमें ऐड, तो बेसिकली ये दोनों भी बराबर है ना, अकॉर्डिंग टू रूल ये बराबर है ना। अडेंडो, अडेंडो क्या बोलता है कि भाई ये जो रूल है ये भी बराबर है ना। तो बेसिकली मेरा 2.5, मेरा बेसिकली 2.5 बाय 1.5 ये भी बन गया, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया x प्लस जेड बाय वाई प्लस डब्ल्यू भी मेरा 2.5 बाय 1.5 है। अच्छा, मैं दोनों टर्म्स को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या बन गया, ऊपर में 5 और नीचे बन गया 3। तो x प्लस जेड बाय डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 5/3। कितना होगा जी ये? 5/3। डन है? यस सर। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर सर 5x माइनस 3y हमारा 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4 है, तो x बाय y की वैल्यू बताओ। अब कुछ क्वेश्चन ना ऐसे एग्जाम में आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा काम है। सबसे पहले क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करोगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये 4 को 5x माइनस 3y से मल्टीप्लाई और इस वाले 3 को इस 5y माइनस 3x से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे, ये 4 5x से मल्टीप्लाई होगा 20x बनाएगा, ये 4 3y से मल्टीप्लाई होके 12y बनाएगा, ये 3 5y से मल्टीप्लाई होके 15y बनाएगा, ये 3 3x से मल्टीप्लाई होके 9x बनाएगा। तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, देखो क्या निकालना है, x रेशियो y निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले x वाली टर्म एक तरफ कर दो, y वाली टर्म एक तरफ कर दो। तो मैं x को इधर ले आया, y को इधर ले आया, तो माइनस वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, सेम ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला, ठीक है। तो ये बन गया 29x इज इक्वल टू 27y। अब देखो x रेशियो y इज इक्विवेलेंट फाइंडिंग x बाय y, है ना। x रेशियो y इज इक्विवेलेंट फाइंडिंग x बाय y। तो यहां से मैंने क्या बोला, y को उठा के इधर ले आया तो ये x बाय y बन गया, और 29 को उठा के उधर ले गया। यस, बेसिकली देखो मुझे इधर में फ्रैक्शन लाना है, तो y को नीचे लाना है, मैं y को इधर नीचे ले आया, ये y सिर्फ नीचे लाया, 27 उधर ही रखा, ये 29 इधर नीचे, मुझे उधर को चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई से उधर में डिवाइड में जाएगा। तो मेरा रेशियो क्या बन गया, 27 रेशियो 29, ठीक है। कुछ मिस्टेक किया गया, एक बार चेक करना। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, क्वेश्चन में क्या गलती की ये चेक कर लो जी। देखो हमको तो लग नहीं रहा 20x और 9y, ठीक है। या तो कुछ क्वेश्चन में गलती है, ओहो क्वेश्चन में गलती है, नहीं भाई नन ऑफ दिस आ रहा है मेरा आंसर। तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर होगी, तो वो तुम मुझे कंफर्म करके बताओगे। मेरे को तो अभी तक नन ऑफ दिस ही इसका आंसर लग रहा है। इट्स ओके, जो है सो है। अच्छा नेक्स्ट, कुछ मैं रूल समझा रहा हूं तुमको, ठीक है, वो रूल समझना है बस। ओके देखो क्या बोल रहा है कि अगर a/3 हमारा b/4, ठीक है, और हमारा c/7 है, तो बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस c/c क्या होगा। अब कुछ बच्चे बताए क्या करेंगे, इस a की जगह में 3, b की जगह 4 और c की जगह 7 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा आंसर। बट टेक्निकली अगर वो आंसर एमसीक्यू में नहीं होता ना, तो वो गलत कर देता, आंसर काटा कर देगा, ऐसे नहीं पुट कर सकते। देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहे ये तीनों जो रेशियोज है वो बराबर है ना। ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो बराबर है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है बस रेशियो को, कह रहे बराबर है ना। a/3, b/4 और c/7 बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये सबका आंसर एक इंटीजर आने वाला है। मान लो मैंने बोला इसका एक आंसर k आने वाला है, मैंने बोला लेट्स से कि आंसर k आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा,
कह रहा है a/3 भी k बन गया। अभी आपने लेट किया है तो लेट वाली चीज को गायब करना होता है। मैथ्स में यही रूल याद रखना, जिसको लेट करते हैं उसको हम गायब करते हैं, है ना। जिसको हम लेट करते हैं उसको हम गायब करते हैं, तो उसको गायब करेंगे, ठीक है। तो a क्या बन गया यहां से 3k, है ना। ये 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया। b कितना बन गया मेरा, ये 4 इंटू के, और c कितना बन गया मेरा 7 इंटू के, ठीक है। यस, ठीक है। ओके, सो ABC की जो टर्म्स हैं मैंने यहां पुट कर दिया 3k प्लस 4k प्लस 7k, और नीचे में c भी 7k पुट कर दिया, ठीक है। मैंने नीचे भी c 7k पुट कर दिया। सो आंसर देखो 3 प्लस 4 प्लस 7 14, सारे के में ना तो कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला था, मुझे एंड में ये ध्यान रखना जब भी मैं आंसर निकाल रहा हूँ तो मुझे इसको गायब करना है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, ये 14 को 7 से डिवाइड किया 2, k से k गायब हो गया। क्या मेरा आंसर में k गायब हो गया? यस सर, तो मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। तो आंसर कितना है मेरा 2 हो गया। ओके, अब 2-3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाती है। कह रहे 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। अच्छा जी, 2 नंबर रेशियो में है 2:3। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5। अब ईच से सब्ट्रैक्ट करना है। ईच क्या है? जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं ना, हर एक लाइन का मतलब होगा, उस मतलब को आपको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है, समझे। यही ध्यान रखना है किसको लेट करना है। जिस दिन ये रूल समझ में आ गया ना, किसको लेट करना है, किस वाली स्टेटमेंट के अंदर में हमें समझ के उसको क्या लिखना है, हर एक वर्ड का मतलब है, उस वर्ड पे फोकस करो। कह रहे 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। क्या ईच? क्या दे रखा पिछली लाइन में? कह रहे 2 नंबर है जो रेशियो में इतना, तो वो नंबर में से है ना। तो नंबर क्या मानेंगे? 2 नंबरों में से हमें नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना, रेशियो की टर्म्स में सब्ट्रैक्ट नहीं करना, नंबर में से। रेशियो की टर्म में सब्ट्रैक्ट करना तो 2 और 3 में सब्ट्रैक्ट करता, पर बोला ईच से करो। ईच क्या है? पिछली लाइन में बोल रहा है नंबर्स, है ना। तो मैं नंबर क्या मानूं? हम लेट करेंगे। कह रहे भाई अगर 2 नंबर 2:3 में है तो हमने माना कि नंबर में कुछ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, वो मान लिया k। कह रहे एक्चुअल में नंबर में k के मल्टीप्लाई में कॉमन था, उसको काट दिया तुमने। तो एक्चुअल में जो नंबर थे ना वो हमारे क्या थे? 2k थे पहला नंबर, एंड दूसरा नंबर 3k था। तो हमेशा इसको लेट ऐसे करेंगे कि अगर रेशियो 2:3 है तो उसमें कुछ k कॉमन मल्टीप्लाइंग नंबर है, वो हमारा मल्टीप्लाई करा के नंबर बना देंगे। तो मेरा नंबर क्या है? 2k एंड 3k। अब क्या बोल रहा है? इन दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 2k में से भी 4 सब्ट्रैक्ट किया और 3k में से भी 4 सब्ट्रैक्ट किया। कह रहा है अब जो ये नया रेशियो आया 3:5 आया, तो मतलब ये प्रपोर्शन में है मेरे 3:5 से। ये आपको स्टेटमेंट को समझना था, ठीक है। अब ये मेरा प्रपोर्शन में है 3:5 से। अब k की वैल्यू निकाल लो, आपको टर्म्स पता चल जाएगी। तो नंबर्स क्या है मेरे? ये है ना। मुझे इसका ही आंसर बताना है, तो मैंने इसको अब फ्रैक्शन में कर दिया पहले, ठीक है। तो ये हो गया 2k - 4 बाय 3k - 4 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहां से हो गया मेरा 5 × 2k - 4 और 3 × 3k - 4, ठीक है। तो यहां से हो गया मेरा 10k - 20 और यहां से हो गया 9k - 12, ठीक है जी। ओके, -20 उधर जाएगा प्लस में, 9k इधर आ जाएगा, तो होगा 10k - 9k इज इक्वल टू 20 - 12। तो k की वैल्यू 8 आ रही है ना। 10k में से 9k गया तो k बचा, वहां पे 8 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सो माय आंसर विल बी 2 × k, दैट इज 2 × 8 एंड 3 × 8। तो ये हो गया मेरा 16 और 24। आंसर कितना हो गया मेरा? टर्म्स कितने हो गई? 16 और 24, ठीक है। याद रखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो यहां तक का चैलेंज है, फिर तो क्या है, k की वैल्यू निकालनी है, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ये समझना जरूरी है, ठीक है जी। और क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6 इज। मेरे को 3 पार्ट में 750 को डिवाइड करना है, तो आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, यस। तो 750 आपका टर्म है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है जिनका रेशियो ये है, ठीक है। तो टर्म्स क्या है? तो जब भी मैंने तुमको बोला रेशियो में दे रखा होगा, तुमको कुछ नहीं करना, बोलेंगे
हमारे पास जो 3 टर्म्स है ना वो क्या आ रही है, पहले वाली 4k आ रही है, मतलब 4 को k से मल्टीप्लाई, दूसरे वाली 5k आ रही है और तीसरे वाली 6k आ रही है ना, ये टर्म्स है। अभी क्या बोल रहा है, कह रहे डिवीजन ऑफ 715 3 पार्ट जिसका रेशियो ही है, तो मतलब टर्म्स तो हमें पता है, हमने ये टर्म्स कैसे बनाई है, 750 को तोड़कर, मतलब 750 क्या होने वाला है, इनका जोड़ होने वाला है, क्योंकि 750 को तोड़ के टर्म मिलाई है, तो मतलब मेरा क्या होने वाला है, यहां से रिजल्ट क्या आया मेरा, जो पहली लाइन बोल रहा है कि इनका जो जोड़ होने वाला है ना वो मेरा 750 होने वाला है। अब इससे मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी 9k प्लस 6k 15k इज इक्वल टू 750। ठीक है, k कितना बन गया 750 बाय 15, ये गया 50 पर। ठीक है, तो मेरा टर्म क्या गया, मेरा टर्म आ गया रेशियो का 4 इंटू 50, 5 इंटू 50 और 6 इंटू 50। ये हो गया मेरा 200, ये हो गया मेरा 250, ये मेरा 300, तो 200, 250 और 300, 200, 250 और 300। अच्छा, तुम ना एक और शॉर्टकट से भी कर सकते थे इसको। शॉर्टकट से कैसे कर सकते थे, कह रहा बड़ा सिंपल तरीका है। अगर मैं बोलता कि इन टर्म्स का रेशियो चेक किया, इनमें कुछ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है, हाँ सर, मैंने इनको 50-50 से डिवाइड करा दिया। कह रहे अगर तुम डिवाइड कराओ, क्या तुमको ये 4:5 में दिख रहा है, हाँ सर, ये 4 बन रहा है, ये 5 बन रहा है और ये 6 बन रहा है। ठीक है, ये एक कंडीशन का चेक। दूसरी कंडीशन क्या है, तुमको 750 बनाना इनका सम, तो क्या इन सबका सम 750 बन रहा है, यस सर, तो मेरा काम बन गया। ये दोनों कंडीशन सारे बाकी देखोगे ना सेटिस्फाई किसी और में नहीं हो रही होगी। जैसे मैंने इसको देखो, मैंने इसको 50 से डिवाइड कराया और इनका रेशियो लिया, क्या ये मेरा आंसर बनेगा, नहीं सर, ये तो मेरा अगेन 50 के तो 250 से डिवाइड होगा, क्योंकि सब में कॉमन मल्टीप्लाइंग रेशियो कितना आएगा, 250 आएगा, तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं। मैंने इसको कराया 50 से डिवाइड, तो पहला क्या बन गया मेरा 7, इसका रेशियो लिया मैंने इससे 5 और इसका रेशियो लिया 3, ये भी मेरा सेम नहीं आ रहा, तो मेरा ये कोई सा भी इनमें से सेम नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, और इनका सम भी मुझे 750 दिख रहा है, तो मेरा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये था हमारा गो बाय चॉइसेस मेथड। कौन सा मेथड था ये, गो बाय चॉइसेस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150। अब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कह रहे 3 लोगों का जो एज का सम है वो 150 है, मतलब मान लो एक इंसान की एज ए है, एक की बी है और एक की सी है, तो इनका सम दे रखा है 150। 10 ईयर अगो देयर एजेस वर इन द रेशियो 7:8:9। अच्छा, 10 साल पहले क्या होगा, 10 ईयर अगो क्या होगा, 10 ईयर अगो क्या हो जाएगा, कह रहा है ए की एज A-10 थी पहले की, दूसरे की एज B-10 थी और तीसरे की एज C-10 थी। कह रहे इनका जो रेशियो है ना वो मेरा 7:8:9 था। मतलब मुझे क्या बोल रहा है कि इनका जो रेशियो है ना वो मेरा A-10 रेशियो B-10 रेशियो C-10, ये मेरा 7:8:9 था। ठीक है, और इनकी आज की जो एज है उसका सम 150 है। ठीक है, अच्छा, तो अगेन सेम बात, अगर ये रेशियोज बराबर है तो हम बोलेंगे A-10 क्या है, 7 इंटू सम कॉन्स्टेंट k है। उसी के कॉन्स्टेंट को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरी सेकंड टर्म बन जाएगी, दैट इज 8k हो जाएगी ये, और इसी k को मल्टीप्लाई करा दूं अगर मैं 9 से तो मेरी हो जाएगी ये। तो ये मेरा अजम्पशन हो गया। ठीक है ना, अब A-B-C क्या बन गया, यहां से मेरा A बन गया मेरा और -10 उधर गया तो 7k प्लस 10, B क्या बन गया मेरा 8k प्लस 10 और C क्या बन गया मेरा -10 उधर गया तो 9k प्लस 10। तो ABC यार 7k प्लस 10, 8k प्लस 10 और 9k प्लस 10। अब मुझे अगर ये तीनों वैल्यूज मैं उसमें पुट कर दूं, है ना, तो मैंने इसको पुट कर दिया, पुट इन वन अलग अलग है, पुट इन नहीं है भाई, पुट इन वन, ये तीनों है ना, यस, पुट ABC इन वन। सो पुट कर दिया मैंने 7k प्लस 10, ठीक है, 8k प्लस 10, 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 150। ठीक है, 7k प्लस 8k प्लस 9k, तो 7 और 8 कितना हो गया भाई 15, 15 प्लस 9 22k, 22 ही हो ना, एक सेकेंड, 17 प्लस 7 24 के हो गया, सॉरी। ठीक है, और 10 प्लस 10 प्लस 10 ये 30 हो गया, यहाँ 150 के इक्वल आ रहा है। 24k इज इक्वल टू 150 में से 30 गया 120 हो जाएगा, तो k की वैल्यू
120/24 5 आ रही है, तो k कितना हो गया 5 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू, अभी बड़े वाला तरीका बताया, शॉर्टकट ही बताऊंगा, रुक जा, ठीक है। k की वैल्यू यहां पे 5 पुट करनी, तो मुझे ABC की वैल्यू बतानी, तो 7 × 5 + 10 45 है ना। यहाँ पे 8 × 5 + 10, आई होप कैलकुलेशन इतनी ठीक है, ये 50, और यहाँ पे 9 × 5 + 10, ये मेरा 55। ये था पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन, बट बच्चा सर बोलेगा मुझे कि ये तो बहुत टाइम लग गया सर, कुछ शॉर्टकट बताओ ना, वो भी बताता हूँ। ये तो था मेरा एकदम पूरा अच्छे डिटेल वाला आंसर। क्या था, तीनों की एज का सब मुझे 150 दे रखा था, फिर बोला इनमें से 10-10 सब्ट्रैक्ट करो इनकी एजेस में से, तो वो मेरा 7:8:9 में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से मैंने बोला a - 10 7k के इक्वल, b - 10 8k के इक्वल, c - 10 9k के इक्वल। अब मुझे k गायब करना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। ये आ गया, मैंने ABC यहां से ये निकाल लिया, इसको पुट कर दिया इसमें, k की वैल्यू 5 आ गई, k की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, तो मुझे ABC की वैल्यू मिल गई। अब शॉर्टकट कैसे बन सकता था, बड़ा सिंपल सा है, ये मुझे जो 3 एजेस है उसका दे रखा है। पहले देखो क्या इन तीनों में से सबका सम मेरा 150 बन रहा है क्या, चेक करो। 45 + 50 + 55 150 बनता है, 40 + 60 + 50 150 बनता है, ये भी मेरे को 150 बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो सब 150 बन रहा है। तो मेरा सिंपल सा एक ही काम है कि हर एक में से 10-10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा रेशियो 7:8:9 है, तो मैंने 10-10 सब्ट्रैक्ट किया पहले, तो मेरा क्या बन गया 35:40:45। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, 5-5 से डिवाइड किया, 5-5 से डिवाइड किया, तो ये बना 7, ये बना 8, ये बना 9। पहला ही आंसर मेरा सही फिट कर गया, है ना। यही कह रहा ना भाई कि इनमें से 10-10 सब्ट्रैक्ट करो तो मेरा रेशियो 7:8:9 आना चाहिए, पहले में आंसर आ गया। मैं बाकी भी चेक करता हूं फिर भी, ठीक है। इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 10, इसमें से 10, तो ये मेरा बना 30:50:40। मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तीनों में कॉमन मल्टीप्लाइंग रेशियो 10 दिख रहा है, तो ये 3:5:4, आंसर नहीं बन रहा। सेम तुम इसको चेक करोगे, ये भी तुम्हारा बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से तुम गो बाय चॉइसेस से जल्दी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जीबीसी मेथड बोलते हैं, गो बाय चॉइसेस, ठीक है। बट कई बार गो बाय चॉइसेस फेल भी करता है। कब फेल करता है, ध्यान सुनना, गो बाय चॉइसेस मेथड कब लगता है, इसको लिख लो, ठीक है। व्हेन आपको क्वेश्चन के अंदर में किसी भी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बन रहा हो एंड ओनली वेरिएबल्स मिसिंग आर ऑप्शंस। इक्वेशन में बहुत काम आती है आर ऑप्शंस, ये सिर्फ तभी लगता है। देखो इस जगह पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दे रखा है, और जो ए बी और सी हैं यही वेरिएबल्स हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन में है। 3 वेरिएबल थे उसी के अंदर में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और जो तीनों वेरिएबल ए बी सी हैं ये हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है, तभी मैं गो बाय चॉइस लगाऊंगा, वरना मैं नहीं लगा सकता। बस ये याद रखना, ठीक है। ओके भाई, और क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये देखो, इजी वन है, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर, ठीक है। ट्राई बाय योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर एंड टेल इन कमेंट में बताना, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा किस किस बच्चे ने पूरा का पूरा लेक्चर भी देख लिया है, कौन कौन बच्चा ओपी है, ठीक है। एक बार देखते हैं, यस ओके। अच्छा सर इसके सॉल्यूशंस कहाँ हैं? अगर मान लो सर आपने मेरे को अभी क्लास में तो बता नहीं थे सॉल्यूशन कहाँ है इसके, मैंने क्या बोला, हर एक लेक्चर के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर की पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस क्लास है, तो प्रैक्टिस क्लास में इसके सॉल्यूशंस हैं। ओके सर हम कहाँ से ले, हमने तो आईटी पे देखा, तो आपके लिए बेटा बैच में ऑलरेडी ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसकी प्रैक्टिस क्लास वहां से देख सकते हो। पहले 2-3 क्लासेस जो आपकी डेमो चल रही होंगी उसमें उसके फ्री भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इन द प्रैक्टिस क्लास, उससे जाकर देख सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास देन, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।